राधे राधे बच्चों। MGSU मित्राधेय क्लासेस में आपका स्वागत है। सेमेस्टर 4 हिंदी साहित्य उपन्यास साहित्य मैराथन क्लासेस पार्ट 2। पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें। यूनिट 2 स्मार्ट MCQ। रचना और रचनाकार। रंगभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद। आपको मैंने पहले भी बताया है इकाई 1 में कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं समय को देखते हुए, और आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा। रंगभूमि के लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए। प्रकाशन वर्ष 1924। उपन्यास का प्रकार यथार्थवादी। नायक सूरदास। और सूरदास हमें पता है कि वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। नायक सूरदास प्रतीक व स्वभाव। सूरदास नेत्रहीन है पर नैतिक रूप से दृढ़ और सत्यनिष्ठ हैं। वह मिल निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं। वह कृषक एवं श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। वह हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उनकी मृत्यु गोली लगने से होती है। वह अहिंसा के प्रतीक हैं। प्रमुख पात्र व संबंध। प्रतिपक्षी पात्र जॉन सेवक। सोफिया जॉन सेवक की पुत्री। विनय सोफिया से प्रेम करता है। विनय और सोफिया का संबंध प्रेमपूर्ण। सोफिया इंग्लैंड से पढ़कर आई थी। सूरदास का निवास स्थान रंगभूमि। बच्चों, यहाँ पे प्रमुख पात्र और पात्रों के संबंध के बारे में आपको बताया गया है। विषय और प्रतीक। रंगभूमि शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ नैतिक संघर्ष का स्थल। रंगभूमि हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारा जीवन जो है वह संघर्षमय है और हमें निस्वार्थ भाव से कैसे संघर्ष करते रहना चाहिए। उपन्यास का प्रमुख विषय सामाजिक न्याय और नैतिक बल। सोफिया नैतिकता और आदर्श की प्रतीक। सूरदास भारतीय आत्मा का प्रतीक। सूरदास का हृदय उदार और नैतिक। विचारधारा और सामाजिक संदेश। उपन्यास में औद्योगिकरण के शोषण की समस्या चित्रित है। सूरदास गरीब किसानों की नैतिक आवाज है। जॉन सेवक का उद्देश्य मील लगाकर लाभ कमाने से यहाँ है। सोफिया नैतिकता और सच्चाई की प्रतीक। सूरदास सत्ता और पूंजी के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक। शैली और संदेश। रंगभूमि सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। भाषा सरल, प्रभावशाली, नैतिक भावों से युक्त है। उद्देश्य समाज में नैतिक जागरण और अन्याय के विरुद्ध चेतना। भारतीय सभ्यता की आत्मा का प्रतीक पात्र सूरदास। यहाँ मुख्य पात्र जो हैं वो सूरदास ही रहे हैं, जो कि समाज के सामने जन जागरण को और अन्याय के विरुद्ध चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वृक्ष स्थान की तरफ बढ़ते हैं। नायक सूरदास एक नेत्रहीन और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। प्रतिपक्षी पात्र जॉन सेवक एक अंग्रेज व्यापारी हैं। उपन्यास में समाज के कमजोर वर्गों की पक्षधरता की गई है। रंगभूमि में सूरदास नैतिक बल और भारतीय आत्मा का प्रतीक है। यह रचना 1924 में प्रकाशित हुई थी। सूरदास का संघर्ष मील निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के विरोध में था। उपन्यास का मुख्य विषय सामाजिक न्याय और पूंजीवाद विरोध से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं सप्रसंग व्याख्या की तरफ। हम आगे व्याख्या की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और अपने मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों को पेपर का लाभ मिल सके, क्योंकि आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसके नोट्स आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें तो अच्छा ही है। सच्चा दानी प्रसिद्धि का अभिलाषी नहीं होता। बच्चों, अगर हम इस अर्थ को ही जान लें तो इसकी व्याख्या तो बहुत आसानी से की जा सकती है कि सच्चा दानी जो होता है वो प्रसिद्धि यानी फेमस होने की इच्छा नहीं रखता, और इसको हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है और क्यों कही है, इसका अर्थ हमें पता चल गया तो व्याख्या बहुत ही आसान हो जाती है। प्रसंग है, यह अंश प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के प्रथम भाग के 7वें परिच्छेद से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने सूरदास और राजा महेंद्र कुमार के माध्यम से यह दिखाया है कि सच्चा दान वह होता है जो यश, प्रसिद्धि या स्वार्थ की भावना से रहित हो। यहाँ प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे राजा साहब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सूरदास की झूठी प्रशंसा करते हैं, जबकि सूरदास सच्चे दानी का प्रतीक बनकर खड़ा होता है। बच्चों, जब हमारे सामने कोई प्रशंसा करता है तो हमें थोड़ा एहसास हो जाता है कि वो कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारी तारीफ कर रहा है, और हम जो भी दान करते हैं उसके लिए हमारे मन में किसी भी प्रशंसा या तारीफ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब भी वो सच्चा दान कहलाता है। व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इस अंश में प्रेमचंद ने बताया कि सच्चा दानी प्रसिद्धि का अभिलाषी नहीं होता। सूरदास ने अपनी जमीन गांव के मवेशियों के लिए छोड़ दी थी। वह इसे धर्म और सेवा का कार्य मानता था, न कि यश प्राप्ति का साधन। उसे अपने त्याग का गौरव या अभिमान नहीं था, क्योंकि असली दान वही होता है जो स्वयं के अहंकार से मुक्त हो। अहंकार से यहाँ घमंड का तात्पर्य है कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा दान कर दिया। जब राजा साहब महेंद्र कुमार ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे जन्म का महात्मा कहा तो सूरदास को उस प्रशंसा में कपट की गंध महसूस हुई। उसे लगा कि यह प्रशंसा स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से की जा रही है। राजा साहब की नीयत उसकी जमीन को मिस्टर जान सेवक के कारखाने के लिए प्राप्त करना था। प्रेमचंद का मत है कि सच्चा दान वही है जो पृथ्वी या आकाश के समान निस्वार्थ हो। जिस तरीके से पृथ्वी और आकाश निस्वार्थ भाव से सिर्फ देते हैं, जो देता है लेकिन बदले में कीर्ति या धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता। सूरदास का दान इसी प्रकार पवित्र, शुद्ध और निष्कपट था। उसकी दानशीलता में कोई दिखावा या प्रसिद्धि की चाह नहीं थी, बल्कि केवल परोपकार और सेवा की भावना थी। परोपकार मतलब दूसरों का भला चाहना। टिप्पणी, इस अंश में प्रेमचंद ने निस्वार्थ दान और स्वार्थयुक्त दान के बीच का अंतर बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। उनकी भाषा शुद्ध, सरल और भावपूर्ण है, जिसमें नैतिक यथार्थवाद की झलक मिलती है। यह अंश हमें सिखाता है कि सच्चा दान वह है जो बिना प्रसिद्धि की इच्छा के केवल मानवता के लिए किया जाए। बच्चों, मारवाड़ी में यूं कहूँ तो बड़ा बुजुर्ग कह गया है कि दान वही होना चीज है कि एक हाथ करे तो दूसरा हाथ न बेरो ही ना पटे। तो हाथ तो हमारा ही शरीर जुड़ेड़ो हुआ है, तो सोचो अपा नहीं ना ठा पड़े तो विश्व ही दान कहलावे। तो समझ गए होंगे आप कि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि दान ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ चाह ना हो, सिर्फ दूसरों की भलाई ही छुपी हुई हो। आगे बढ़े। सप्रसंग, यह अंश आपको इस तरीके से मित्राध्यय ने ट्रिक्स दी हैं कि आप ये लाइन्स याद कर लेंगे ना तो बच्चों आपके लिए सारी व्याख्याएं बहुत सरल हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको किसी भी कवि की व्याख्या पूछते हैं तो रिक्त स्थान में आप उन कवियों के नाम लिखिए और बाकी की ये सारी लाइनें आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आपको कवि के नाम ही चेंज करने पड़ेंगे और बाकी ये कि यही
लाइंस आपके सामने रहेंगी। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? यह अंश रिक्स्थान के उपन्यास रिक्स्थान से लिया गया है, इसमें समाज और मानवता की सच्ची झलक दिखलाई गई है। लेखक ने पात्रों के माध्यम से यथार्थ जीवन का चित्र खींचा है। यह प्रसंग रिक्स्थान की मानवीय संवेदना का सुंदर उदाहरण है। भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो पाठक के मन को छू लेती है। देखो बच्चों, कितना आसान हो गया है कि ये सारी लाइंस जो हैं वो फिक्स हैं। बस हमें तो सिर्फ लेखक के या कवियों के नाम बदलने हैं, जो कि रेगिस्तान की जगह हमें लिखने हैं, और बाकी सभी वैसा का वैसा रहेगा। मित्रादेह, धन्यवाद। टिप्पणी। मित्रादेह ने टिप्पणी भी आपके लिए सरल कर दी है। देखिए, इस अंश में रेगिस्तान दृष्टि स्पष्ट झलकती है। लेखक ने समाज की सच्चाइयों को गहराई से उकेरा है। भाषा भावपूर्ण और शैली सरल है। यह अंश रेगिस्तान की मानवीय सोच और नैतिकता का प्रतीक है। समग्रतः यह गद्यांश उनके ऐतिहासिक या साहित्यिक कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण है। देखो बच्चों, लाइंस वही रहेंगी, आपको सिर्फ कवियों के नाम चेंज करने हैं, बाकी सही वो का वो ही रहेगा। इसलिए हमारे लिए तो बहुत ही सरल हो गया है। आगे चलें। स्मार्ट टॉपिक, निबंधात्मक प्रश्न। रंगभूमि कथानक की कल्पनात्मक व औपन्यासिक शिल्प। कथा की संरचना। उपन्यास का कथानक वृहद और बहुस्तरीय है, सामाजिक से लेकर राजनीतिक स्तर तक फैला हुआ है। मुख्य कथा सूरदास का संघर्ष, जो सत्य और अन्याय के बीच की लड़ाई दिखाती है। सहायक कथाएं विनय सोफिया, ताहिर अली, इंदु महेंद्र आदि कथा को विस्तार देती हैं। प्रेमचंद ने मुख्य व उपकथाओं का सुंदर समन्वय कर कथानक को जीवंत बनाया है। देखिए, सूरदास की कथा जो है वो मुख्य है, लेकिन इन कथा के साथ जो है वो छोटी छोटी कथाएं भी चलती रहती हैं, जिससे ये पूरी कथा जो है वो जीवंतता लिए हुए है और रोचक बन जाती हैं। आगे है पात्र और उनका विकास। हर पात्र अपने व्यक्तिगत संघर्ष और विचारधारा से कथा को आगे बढ़ाता है। सूरदास आत्मबल का प्रतीक है, तो विनय सोफिया भावना व द्वंद्व का रूप है। जान सेवक पूंजी और स्वार्थ का चेहरा है, जबकि जाह्नवी आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है। प्रेमचंद ने पात्रों के भीतर और बाहर दोनों संघर्षों को यथार्थ रूप दिया है। प्रेमचंद ने पूरी कोशिश की है कि पात्रों के बाहर क्या संघर्ष चल रहे हैं, क्या द्वंद्व चल रहे हैं, और उनके मन के भीतर भी क्या द्वंद्व चल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास रहा है समाज के सामने ये प्रस्तुतिकरण करने का, और समाज भी अगर इन चीज़ों को समझे और अपने जीवन में उतारे तो बहुत समाज में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन हो सकता है। आगे चलते हैं। कथा विकास और घटनाएं। कथा में आरोह अवरोह है, हर मोड़ पर नया तनाव या परिवर्तन आता है। घटनाएं श्रृंखलाबद्ध हैं, एक घटना दूसरी को जन्म देती है। कुछ प्रसंग थोड़े संयोगजन्य हैं, पर कथानक को गति देते हैं। सूरदास की मृत्यु और विनय की आत्महत्या कथा को भावनात्मक गहराई देते हैं। सामाजिक यथार्थ और प्रतीक। प्रेमचंद ने उपन्यास में औद्योगिकरण व पूंजीवाद की विसंगतियां दिखाई। भूमि यहाँ सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। ध्यान से सुने, यहाँ पर जमीन, भूमि ये एक सेंस से ही नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान से भी जोड़ी गई है। झोपड़ी सत्य का घर, कारखाना शोषण का माध्यम, सूरदास आत्मा की आवाज। इन प्रतीकों से उपन्यास समाज और नैतिकता दोनों का आईना बन जाता है। भाषा शैली और शिल्प। भाषा सरल, प्रभावशाली और तत्सम शब्दावली से भरी है। संवाद प्रधान शैली ने पात्रों को सजीव बनाया है। प्रेमचंद ने यथार्थवाद के साथ कलात्मक संवेदना को भी जोड़ा है। उपन्यास की भाषा में सामाजिक व्यंग्य और नैतिक गंभीरता दोनों है। समग्र कलात्मकता। कथा में विस्तार और गहराई दोनों संतुलित है। सामाजिक उद्देश्य के साथ कलात्मक सौंदर्य जुड़ा है।
प्रेमचंद ने उपन्यास को केवल कथा नहीं बल्कि आदर्श और यथार्थ का संगम बनाया है। कितना संतुलन बनाया हुआ है हर चीज का। रंगभूमि एक ऐसा उपन्यास है जो संघर्ष, संवेदना और सत्य तीनों को एक मंच पर लाता है। यूं कहें कि रंगभूमि का कथानक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का पूरा आईना है। प्रेमचंद ने सूरदास के संघर्ष में सच्चाई, त्याग, अन्याय के खिलाफ आवाज को जोड़ा है। हर पात्र अपने संघर्ष से कहानी को जिंदा रखता है। सूरदास सच्चाई का प्रतीक, विनय सोफिया भावना का और जाह्नवी आदर्श का प्रतीक है। घटनाएं जुड़ती जाती हैं और हर मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है। भाषा सीधी पर असर गहरा है। हमें प्रेमचंद ने सूरदास की के द्वारा हमें इन सभी चीज़ों से जोड़ा है कि हमारे जीवन में भी यही चीज़ें चलती रहती हैं। जाह्नवी का चरित्र, वीर माता और देशभक्त नारी। परिचय और व्यक्तित्व। रानी जाह्नवी रंगभूमि की प्रमुख नारी पात्र है। वह वीर क्षत्राणी, आदर्श माता और देशभक्तिन है। प्रेमचंद ने उसे त्याग, धर्म और सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया है। उसका चरित्र मातृत्व, साहस और राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है। वीरता और क्षत्राणी धर्म। जाह्नवी में बलिदान, शौर्य और गौरव की भावना प्रबल है। वह अपने पुत्र विनय को देश हित में प्राण देने की प्रेरणा देती है। उसका विश्वास है सच्चे क्षत्रिय का धर्म राष्ट्र की रक्षा है। उसके लिए वीरता की मातृत्व का सर्वोच्च रूप है। देश प्रेम और सेवा प्रेम, सेवा धर्म। जाह्नवी का संपूर्ण जीवन देश सेवा के संकल्प से जुड़ा है। उसने सेवक दल बनाकर समाज सेवा को संगठित किया। उसका उद्देश्य था जन कल्याण और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। वह प्रशंसा नहीं, सच्चे कार्य और त्याग को महत्व देती थी। अनुशासन और दृढ़ता। जाह्नवी कठोर अनुशासन और उच्च आचरण की प्रतीक है। वह विनय के जीवन को कठोर प्रशिक्षण से संवारती है। वह चाहती है कि उसका पुत्र सिद्धांतों पर कभी न डगमगाए। प्रेम और ममता में भी उसकी दृढ़ता स्पष्ट बनी रहती है। अपने पुत्र को समाज की सेवा के लिए तैयार करना इन नारियों से ही सीखा जा सकता है। मातृत्व और वात्सल्य। कठोरता के भीतर उसका हृदय ममता से भरा था। माता के कठोरता को ये नहीं कहा जा सकता कि वह अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती। वह हृदय में उसके लिए प्रेम भरा होता है, पर वात्सल्यता भी रहती है। पर समाज की सेवा के लिए भी वो कठोरता से उसको तैयार करती है। पुत्र के प्रति गर्व और स्नेह दोनों ही समान रूप से है। जब विनय आत्मघात करने को तैयार होता है, वह विहल हो उठती है। वह उसे क्षमा करती है और अपने वात्सल्य से उसे रोक देती है। भारतीय नारी का आदर्श। जाह्नवी में पतिव्रता, सेवा, त्याग और मर्यादा के गुण हैं। वह धर्म, देश और परिवार तीनों के प्रति समान निष्ठा रखती है। अन्याय से विरोध करते हुए भी वह मर्यादित रहती है। उसका संपूर्ण जीवन भारतीय नारीत्व का आदर्श उदाहरण है। सूरदास का चरित्र। रंगभूमि का सर्वाधिक प्रभावी नायक सूरदास जी हैं। परिचय और नायकत्व। रंगभूमि के अनेक पात्रों में सूरदास सबसे प्रभावशाली हैं। अंधा, निर्धन और निम्न जाति का होने पर भी उपन्यास का केंद्र बिंदु वही है। उसकी सोच, संघर्ष और त्याग से पूरी कथा जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने उसे गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक नायक बनाया है। सत्य और अहिंसा का उपासक। सूरदास सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार मानता है। वह किसी भी परिस्थिति में असत्य से समझौता नहीं कर सकता। अदालत, समाज या सत्ता, सभी से वह अकेले टकराता है। झूठ, लालच और अन्याय के सामने उसका सिर झुकता नहीं। सत्याग्रही और संघर्षशील। सूरदास ने अपनी भूमि बेचने से इनकार कर सत्याग्रह किया। वह कहता है, शक्ति वालों के पास मारने का बल है, मेरे पास मरने का। उसकी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, न्याय और आत्मसम्मान की थी। वह अहिंसक विद्रोह का सजीव प्रतीक बन गया। औद्योगिकरण का विरोधी।
सूरदास गांव, खेती और पर्यावरण का संरक्षक है। वह सिगरेट कारखाने को समाज के लिए हानिकारक मानता है और हम सभी जानते हैं कि ये सब हमारे समाज को विनाश की ओर ही ले जा रहे हैं। औद्योगिकीकरण से नशा, अपराध और नैतिक पतन बढ़ने का डर उसे है। उसका विरोध केवल निजी नहीं, मानवता की रक्षा का प्रतीक है। उसका ये सुधार करना निजी या खुद का नहीं था, पूरे समाज को सुधारना था, मानवता की रक्षा करना का प्रतीक है। नारी सम्मान और मानवीय दृष्टि। सूरदास नारी को सम्मान और सहानुभूति से देखता है। सुभागी को वह अपनी बहन मानकर उसकी रक्षा करता है। गांव के लोग चुप रहे, लेकिन उसने नारी की आबरू की लड़ाई लड़ी। उसके लिए स्त्री की मर्यादा समाज की आत्मा थी। मानवीयता और सेवा का भाव। सूरदास का हृदय करुणा, दया और सहानुभूति से भरा है। दूसरों के दुख को अपना मानकर सहायता करता है। वह गरीबों और पीड़ितों का सच्चा साथी है। उसकी सेवा भावना उसे महामानव के स्तर पर पहुंचा देती है। निष्कर्ष, सूरदास न केवल रंगभूमि का नायक है, बल्कि नैतिक चेतना का प्रतीक या दीपक भी कह सकते हैं, जो समाज को प्रकाश दिखाता है। खुद आंखों से नेत्रहीन जिसको कह सकते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का पूरा प्रयास करता है। उसका अंधकार भरा जीवन समाज को प्रकाश की राह दिखाता है। वह त्याग, संघर्ष और सेवा का सच्चा प्रतिनिधि है। प्रेमचंद ने उसके माध्यम से गांधीवाद को कथा का रूप दे दिया। सोफिया, रंगभूमि की नैतिक और संवेदनशील नायिका, संवेदनशील शिक्षिता, मिस्टर जान सेवक की पुत्री, शिक्षित, विवेकशील और करुणामयी, स्वतंत्र सोच, धर्म व परंपरा को अंधभक्ति से नहीं तर्क से परखती है। सात्विक सौंदर्य, शालीन, लज्जाशील पर भीतर से दृढ़ और आत्मविश्वासी, आदर्श प्रेमिका, प्रेम में सेवा, त्याग और आत्मिक समर्पण को सर्वोपरि मानती है। सेवा की प्रतिमा, सूरदास ग्राम और समाज की निस्वार्थ सेविका के रूप में सक्रिय। त्याग में नारी, सुख, विवाह, सुविधा और वैभव सब छोड़कर आदर्शों का साथ देती है। आदर्श समापन, विनय की मृत्यु पर आत्म बलिदान कर मानवता की प्रतिमूर्ति बनती है। रंगभूमि की प्रमुख समस्याएं, औद्योगिकरण और उसके दुष्प्रभाव। औद्योगिकरण का खतरा। प्रेमचंद ने मशीनों और पूंजीवाद को समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया। जान सेवक का कारखाना, सूरदास की जमीन छीनने का प्रसंग पूंजीवादी शोषण का प्रतीक बनता है। कृषि पर संकट, पशुपालन का ह्रास, नैतिक पतन, गांव से शहर की ओर पलायन। संघर्ष का प्रतीक, सूरदास का सत्याग्रह मानवता, नैतिकता और ग्राम भारत की रक्षा का प्रतीक बन गया। पार्ट 3 जो है वो आपके 14 अक्टूबर को आपके सामने आ जाएगा। तब तक आप अपनी पहली और दूसरी क्लासेस जो हैं वो लेते रहें और उसका रिवीजन करते रहें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पेपर बहुत अच्छे ही जाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए धन्यवाद।